ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं, चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। खबरों पर मुसलसल काम करते हुए ऐसा लगता है कि दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। क्या अच्छाई की तरफ बढ़ रही है या और तबाही की तरफ बढ़ रही है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहुत ही क्रूशल जंक्चर पर है दुनिया। एक तरफ ट्रंप जैसे लोग हैं जो कभी ऐसा लगता है कि वो जंगें ही कराते रहेंगे, कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद वो अमन के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ जो जुड़ा हुआ है बेंजामिन नेतन्याहू, वो मुसलसल तबाही की तरफ ही बढ़ने की तैयारी है। और इसराइल के अंदर अमेरिकी एम्बेसडर ने पिछले दिनों जिस तरह से माइक हकाबी ने कह दिया कि पूरे वेस्ट एशिया पर भी अगर इसराइल कब्जा कर ले तो भी ठीक है, तो फ्यूचर बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन आज हम दो इश्यूज पर बात करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान हैं फिरोज मीठी बोरवाला साहब, जो जनरल सेक्रेटरी हैं इंडो पैलेस्टाइन सॉलिडारिटी फोरम के। मुंबई में रहते हैं, बहुत ही बेबाक अंदाज में बात करते हैं, बहुत ही गहराई से नजर रखते हैं अमेरिका की पॉलिसीज पर, वहां की एक्टिविटीज पर, वहां की सियासत पर, वेस्ट एशिया पर। और आज हम उनसे दो इश्यूज पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही अहम है। दो इश्यूज जो हैं, एक तो मोदी जी ने इजराइल विजिट किया है ऐसे वक्त में जब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को कोई वेलकम करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हमारे मोदी जी वहां गए। उसके क्या मानी है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा अमेरिका और ईरान के बीच में जो जेनेवा में बात हुई, जिसे कहा जा रहा है बहुत अच्छी बातचीत हुई, उसमें क्या कुछ है। मंडे में वियना में बात होने वाली है। बहुत नई नई परतें खुल रही हैं, उसे समझना बहुत जरूरी है। फिरोज मीठी बोरवाला साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ है, हम पहले मोदी जी की इजराइल विजिट पर ही बात कर लें तो मैं समझता हूं वो बहुत अहम है पूरे देश के लिए, ये समझने के लिए कि देश किस तरफ जा रहा है। क्या कुछ है, क्या क्या आप क्या कहते हैं इस विजिट के बारे में? जी, मोदी जी का विजिट सिर्फ भारत के लिए अहम नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है। क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ कि इसकी प्रतिक्रिया मोदी जी के खिलाफ भारत में और विदेशों में इतना हो रहा है। वैसे ही मोदी जी की छवि दुनिया में कोई अच्छी है नहीं। तो लगातार भारत से रिपोर्ट जाते रहते हैं कि माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को, ईसाइयों को, दलितों को, औरतों को जिस लेवल पे हिंसा इस देश में हो रही है, और जो जिस किस्म की घिनौनी पॉलिटिक्स, बुलडोजर पॉलिटिक्स जो चलाती रहती है, और यहाँ लिंचिंग होता रहता है माइनॉरिटीज का, ईसाइयों पे अटैक, क्रिश्चियन चर्चेस पे अटैक, ये लगातार दुनिया देख रही है। और ये भी पता था कि मोदी जी के आने के बाद इंडिया कुछ ज्यादा ही करीब इसराइल के साथ हो चुका, तो पहले ही मोदी जी बदनाम है। उसको अभी तक बर्दाश्त किया जा रहा था कि वो एटलीस्ट ब्रिक्स के साथ है या ग्लोबल साउथ के साथ रहना चाहते हैं, और कभी कभी ढंग की वोटिंग भी हो जाती थी। मगर अभी ये हो गया कि ट्रम्प के प्रेशर के बाद, और ये सब एक्सट्रीम प्रेशर ही है, क्योंकि ये पूरी टॉप लीडरशिप में लगातार 1-1.5 साल से बोल रहा हूँ कि पूरी हमारी टॉप लीडरशिप जो देश की है, मोदी जी, अमित शाह, अजीत डोवल, अडानी और अनिल अंबानी, और उसके साथ जो पूरे हरदीप सिंह पुरी और सबके जो नाम लगातार आ रहे, सबके सब ब्लैकमेल में फंस चुके हैं। एक है अडानी का अरेस्ट वारंट, जिसमें मोदी जी का हाल बहुत खराब है, तो उसकी बोलती 1-1.5 साल से बंद है। ट्रंप ने लगातार इस आदमी को इंसल्ट किया, मगर कभी उसने एक शब्द बोला नहीं ट्रंप के खिलाफ। दूसरी, और वो मोदी का कैरेक्टर है नहीं, वो तो टूट पड़ता है अगर कुछ बोला जाता है। राहुल गांधी कुछ बोलता है तो आ ही जाता है मोदी मैदान में, ट्रंप बोलने पे कुछ बोलता नहीं है। और दूसरी बात कि जो पन्नू निज्जर के असैसिनेशन वाला प्लॉट था, उसमें तो गुप्ता जो रॉ के एजेंट है, उसने बोल भी दिया कि हम लोग उसमें इन्वॉल्व है। तो ये सब सबूत इनके पास है, इसलिए ये इनकी बोलती बात है। उसके साथ आगे एप्स्टीन फाइल। एप्स्टीन फाइल में जो संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी के नेता है, उन्होंने ये सवाल खड़ा किया कि जो 2017 में जो नेथन्याहू और मोदी की मीटिंग हुई, उसमें एप्स्टीन का रोल था। तो क्या वो बोल रहे कि अभी जो नेथन्याहू को मिलने मोदी जी गए, तो क्या वापस एप्स्टीन का ही रोल है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मोदी जी पे क्या इतनी प्रेशर आ गया, ये कितने कमजोर हो गए कि जो कोई भी दुनिया का लीडर आज इजराइल नहीं जा रहा है।
और नेतन्याहू अमेरिका के अलावा और कहीं जा नहीं सकता। 7 बार खाली अमेरिका गया है और कोई उसको ना बुलाने वाला है ना वो जा सकता है। यूरोप के किसी देश में पैर रखेगा तो उसको अरेस्ट होगा, तो यूरोप ही नहीं जा रहा है। तो उसको एक ही जगह थी, इंडिया आना या अमेरिका जाना आना। अभी तक इंडिया आया नहीं है, वो दिसंबर में आने वाला था, मगर देश में बड़ा उठाव हो जाता। और अगर वो आएगा अभी तो आप देखो क्या होता है, बहुत बड़ा उठाव होगा देश में। ओके, तो पॉइंट इज के ये टाइम पे जो रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मोदी जी को मिली है, ठीक है, वो तो होना ही था। कोई भी टपोरी लीडर भी आ जाता तो नेतन्याहू उसको एयरपोर्ट पे लेके ले आ जाता कि भाई आ जाए यार, कोई तो आया मेरे देश में। ये हाल है आज इजराइल के। उस संदर्भ में मोदी जी जो गए हैं, उसने भारत के पूरे एंटी कॉलोनियल, हमारे आजादी के आंदोलन के वैल्यूज को बिट्रे किया, नंबर 1। पैलेस्टीनियन मूवमेंट को पूरा, जो आज दुनिया में सबसे बड़ा जो मूवमेंट है वो पैलेस्टाइन लिबरेशन का मूवमेंट है, तुम उससे अलग हो गए। और तीसरी बात है कि आज तुम ब्रिक्स के अंदर रहने की तुम्हारी औकात नहीं है। तुमने रशिया से तेल बंद कर दिया है, ईरान से तेल बंद कर दिया है, चाबार पोर्ट में से भी तुम लगभग अभी बाहर हो। तो तुम्हारा ब्रिक्स में ये मल्टीपोलर वर्ल्ड के बनाने में तुम्हारा रोल क्या है? तुम तो पूरे के पूरे ट्रंप और इजराइल के ऑर्बिट में चले गए हो। ओके, तो ये पूरा मल्टीपोलर वर्ल्ड जो बन रहा है और वो बनेगा। मैं लगातार बोलता रहा, ये ओरिजिनल रिक था रशिया, इंडिया, चाइना, वो RIC हो चुका है रशिया, ईरान, चाइना। और ये रशिया, ईरान, चाइना की बुनियाद पे ब्रिक्स बनेगा और बनते जाएगा। ये साल मोदी जी के लिए की आफत है कि तुम इस साल के अध्यक्ष हो ब्रिक्स के, और ब्रिक्स में जो प्रस्ताव पैलेस्टाइन के फेवर में आएंगे और स्पष्ट आएंगे, उसमें मोदी जी वापस अंगूठा लगाने वाले। तो तुम इधर जाके कुछ और बोलते हो, तुम 2 स्टेट सॉल्यूशन का जिक्र तक नहीं करते हो। ठीक है, जब ब्रिक्स का रेजोल्यूशन पास होगा तो उसमें जेनोसाइड की बात आएगी, तुम क्या उस पर तुम मानोगे कि नहीं? ओके, और उसके साथ जो तुम आतंकवाद बोलते हो, एनीवेयर टेरर इज अ थ्रेट टू पीस एनीवेयर। अरे भाई, दुनिया का नंबर 1 आतंकवादी देश इजराइल है, नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल है, ICC का, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का अरेस्ट वारंट है। तुम उसके बाजू में बैठ के खड़े होकर बोलते हो कि आतंकवाद का हम लोग को विरोध करना चाहिए और सिविलियंस को मारना नहीं चाहिए। ये युग का सबसे ज्यादा नरसंहार जो सिविलियंस का हुआ है, बच्चों को, औरतों का, सिविलियंस का, वो गाजा में हुआ है। और पैलेस्टाइन और वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम में लगातार चल रहा है। तो मोदी जी को इतनी समझ नहीं है कि दुनिया के सामने तुम क्या बोल रहे हो। उसको लग रहा है कि पूरी दुनिया की मीडिया गोदी मीडिया है, सब लोग ले लेंगे मेरा जो भी झूठ बोल रहा है। मगर इतना चल रहा है मोदी जी के खिलाफ पूरे इंटरनेशनल सोशल मीडिया में कि इसकी औकात लगभग खत्म हो चुकी है। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई इस वक्त। देखिए, इस वक्त टेररिज्म की बात की, अमेरिका की CIA एजेंसी ने RSS को, विश्व हिंदू परिषद को टेररिस्ट लिस्ट में डाल दिया है साहब। ये खबर साथ साथ आ रही है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये कौन से टेररिज्म के खिलाफ? ट्रंप, उनकी सरकार, उनका CIA जिसको टेररिस्ट कहते हैं, क्या मोदी जी भी उसे टेररिस्ट कहेंगे? क्या RSS से रिश्ता अलग करेंगे? क्या विश्व हिंदू परिषद से अलग करेंगे? ये कहां जाएंगे मोदी जी? एक तो ब्रिक्स की परेशानी आपने बता दी, ब्रिक्स के अध्यक्ष हैं, डॉलर के खिलाफ कोई आवाज उठती है उसे दबाने की कोशिश करते हैं, और जैसा कि आपने कहा कि ट्रंप और नेतन्याहू के ट्रैप में आ चुके हैं मोदी जी। तो फिर भारत अपनी पहचान कैसे बचाए ऐसी हालत में? नहीं, वो नहीं बचा पाएगा। मतलब मोदी जी तो नहीं बचा पाएंगे भारत। हम लोग लगातार बोल रहे हैं कि भारत अलग है और ये जो मोदी जी की जो EVM की सरकार है वो तो अलग है। अगर चुनाव इस देश में होते तो 2014 का भी रिजल्ट जो आया, उसमें भी निरंजन टकले जैसे पत्रकार बोला, उसमें भी गोलमाल था। चलो आ भी गया 2014 में, क्योंकि अन्ना आंदोलन का माहौल था। मगर उसके बाद जो रिजल्ट आ रहे 2019 और 24 के, वो कोई सही रिजल्ट नहीं है, पूरा मैनिपुलेशन है। पूरा मैनिपुलेशन है। यानी ये हुकूमत में है, पूरी दुनिया को धोखा दे करके भारत की जनता ने जिसको वोट दिया वो सरकार नहीं बनी, धोखे में बनाई गई सरकार है। आप ये बात कह रहे हैं कि अगर ये मशीनें हट जाए। जी, मैं जरा और मुद्दे जोड़ दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये मोदी जी के विजिट को लेकर। नंबर 1, जैसे मैंने कहा कि वो भी 2 स्टेट सॉल्यूशन की भी बात नहीं कर रहे। तो अमन हो, बोर्ड ऑफ पीस हो, ट्रंप ने अच्छा काम किया है और उससे कुछ बात आगे बढ़े। सब लोग जानते हैं कि जो बोर्ड ऑफ पीस है वो ऑक्यूपेशन, कॉलोनाइजेशन का नया जरिया है। इसलिए कोई भी इंपॉर्टेंट मुल्क वहां नहीं है। तब छोटे मोटे मुल्क को ट्रंप ने जमा करके रखा है, नहीं तो कोई
सीरियस मुल्क तो वहां है ही नहीं। यूरोप ने तो पूरा बोर्ड ऑफ पीस है, पुतिन ने, चाइना ने, कोई वो बोर्ड ऑफ पीस में नहीं है, भारत भी नहीं है। ओके, दूसरी बात है कि जब आप टू स्टेट सोल्यूशन का भी जिक्र करने के लिए तैयार नहीं हो, उसी दौरान नेतन्याहू की सरकार और उसके जो अलग अलग लीडर है अलग अलग पार्टी के, वो तो ग्रेटर इजराइल का खुलकर बोल रहे भाई, फ्रॉम द नाइल टू द यूफ्रेटिस। बिल्कुल हिस्ट्री में बोलता रहा कि ये जो जायनिज्म और जूडाइज्म हमको अलग करते हैं, जूडाइज्म के धर्म ग्रंथ में ही लिखा है कि जो प्रोमिस लैंड है वो नाइल टू यूफ्रेटिस है, वहीं से जायनिज्म ने लिया है। चोजन पीपल ऑफ गॉड का भी कंसेप्ट जायनिज्म नहीं है, वो जूडाइज्म से आया। तो जूडाइज्म और तालमुड और तोरा को भी सीरियसली देखो, उसमें क्या क्या लिखा है, ठीक है। उसके साथ यानी आप ये कह रहे हैं कि यहूदी और जायनी में कोई फर्क नहीं है, जायनीवाद में और यहूदी ग्रंथ में जो कुछ है उसमें कोई फर्क नहीं है, मतलब वो आप ये बात कह रहे हैं? फर्क भी है और नहीं भी है, दोनों बातें हैं। हाँ। मतलब अभी तक जो प्रोग्रेसिव लेफ्ट मूवमेंट बोलती रही कि जायनिज्म और जूडाइज्म टोटली अलग है, वो भी बात सही नहीं है। वो भी बात सही नहीं है। जब तोरा में लिखा गया है कि आप जंग के दौरान बच्चों को मार सकते हो, तो नेतन्याहू तोरा का वर्ड बुक ऑफ सैमुअल को कोट करके मारता है। तालमुद में जो ईसाई धर्म, ईसा नबी के खिलाफ जो सब चीजें हैं वो तालमुद में है, इतनी भयंकर चीजें है, वो जायनिज्म से नहीं आई, वो तो सब जूडाइज्म धर्म से आया। खैर वो एक अलग डिबेट का मुद्दा है, मैं तो खाली बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो माइक हकेबी ने जो बर्बादी कर ली अमेरिका की, ओके, जो टकर कार्लसन के सामने बोल ही दिया कि भाई नाइल टू यूफ्रेटिस जो पूरी जगह है जिसमें इजिप्ट है, पैलेस्टाइन है, लेबनान, सीरिया, सऊदी अरेबिया, इराक, जॉर्डन, ये सब तो इजराइल है, वो ले सकते हैं। उसके बाद फिरोज साहब, एक एक्सपर्ट ने हमारे चैनल पे एक बात कही है, ये जो माइक हकाबी का इंटरव्यू हुआ जिसमें उसने साफ कह दिया, तो एक एक्सपर्ट ने हमारे चैनल पर यह कहा कि ये जो अमेरिकी फौजी अड्डे हैं इन अरब मुल्कों में, अगर यही किसी दिन फैसला कर लें इन हुकूमतों को गिराने का, तो सिर्फ उसी मुल्क के अंदर टैंक को उठा करके महल के सामने खड़ा करना, ये सारी हुकूमतें गिर जाएंगी, ये इन हुकूमतों की कोई हैसियत नहीं रहेगी। तो ये किसी वक्त में अगर ट्रंप जैसे लोग एक दो और आ गए तो जरूर ऐसा हो सकता है कि सब छोड़िए, बात खत्म कीजिए, आप ग्रेटर इजराइल बना ही लीजिए। तो ऐसी आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। टकर कार्लसन ने एक तो ये इंटरव्यू करके पूरा माइक हकेबी और ये पूरा भांडा क्रिश्चियन ज़ायनिज्म में फोड़ दिया। बिल्कुल, वो बैप्टिस्ट मिनिस्टर है माइक हकेबी, जो बेवकूफी की बातें कर रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है कि इब्राहिम नबी के 2 बेटे नहीं थे, 8 बच्चे थे, ठीक है। हाजरा से इस्माइल आए थे, सारा से आइजाक आए थे, इसाक आए थे, और केतुरा करके जो उनकी बीवी थी उसमें 6 और लड़के आए थे, ठीक है। तो ये सबको था, खाली आइजाक की बिरादरी को नहीं था, खाली यहूदी को नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो भी एक अलग बात है। सही। दूसरी जो बात है कि माइक हकीबी के ये बोलने के बाद जो ये पूरा भांडा फूटा है, बहुत अच्छा हो गया, ओके। उसके साथ टकर कार्लसन ने और एक बात बोली है कि इजराइल का ये आखिरी मौका है, ये आखिरी प्रेसिडेंट है, ये आखिरी सरकार है सेनेट और कांग्रेस में जो इजराइल की बातें मानने वाली, इसके बाद ऐसी कोई सरकार आने नहीं वाली। ये टर्निंग पॉइंट आ चुका है। तो अगर ये टाइम ट्रंप को नहीं मना पाए और जो उनके अलग अलग दलाल है अमेरिकी सरकार में, वो प्रेशर नहीं डाल पाए व्हाइट हाउस पे कि ये जंग कर लो, तो उसके बाद इजराइल का कोई जंग अमेरिका करेगा नहीं। ये टकर कार्लसन बोल रहा है। ये तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। मिला था टकर कार्लसन भी जाके ट्रंप को मिला था कि भाई मत करो जंग, और अभी तो टॉप अमेरिकन जनरल के भी स्टेटमेंट आ चुके हैं। सबसे टॉप तो जेम्स केन का ही आ गया कि भाई मत करो, जो मिलिट्री को कंट्रोल करता है, ये लंबी जंग चलेगी, हम लोग संभाल नहीं पाएंगे, ठीक है। अच्छा, नेतन्याहू की सरकार में ऐसा महसूस किया जा रहा है, मैं कहीं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि टकर कार्लसन की एक्सेस सीधे ट्रंप तक है, और यह खतरनाक है इजराइल के लिए, ये इजराइल के लिए खतरनाक है। तो वो जो बात आप कह रहे हैं कि ये आखिरी सरकार होगी जो कुछ इजराइल के हक में काम कर रही है, अगली सरकारें इजराइल के हक में काम नहीं कर पाएंगी, यानी एपेक का, इजरायली लॉबी का इन्फ्लुएंस कम होगा। इस लिहाज से ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट है। अच्छा, मैं अब चलना चाहता हूं। खाली कम की बात नहीं है, खत्म हो रहा है। अभी तो सीधी जो प्राइमरीज हो रही है, भाई तूने अगर एपेक के फंड लिए तो तुम ट्रबल में आ गए, वो डिनाई करता है, नहीं मैंने तो नहीं। तो अभी तो बहुत
और मिड टर्म में ट्रम्प हारने वाला है। मिड टर्म में ट्रम्प हारने वाला है। जी क्योंकि जी रेड जी। स्टेट्स में भी ब्लू कैंडिडेट जीत रहे हैं। ओके, हाँ, यानी अच्छा, इस दूसरी जो इस बात है साल ये इस कहना साल चाहूंगा। अब से हाँ अभी हम फरवरी में हैं, अक्टूबर में जी, मिड टर्म इलेक्शन है, और अक्टूबर में नॉर्मल है। कहते हैं इजराइल में भी इलेक्शन होने वाले हैं। तो अक्टूबर अगर, में इजराइल है और मिड टर्म है 4 नवंबर को अमेरिका में। हाँ, अक्टूबर नवंबर के उसमें ही है, 2 महीने में। तो इसका मतलब ये महीने बहुत ही अहम आने वाले हैं इस दुनिया की सियासत को बदलने के लिए। अच्छा, इस बीच में ये जो ईरान अमेरिका बातचीत हो रही है, जो नहीं नहीं, कर, वेट वेट हाँ वेट 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 हाँ वेट वेट वेट, क्योंकि वो हाँ जो नेतन्याहू और मोदी वाला जो इम्पोर्टेंट मैटर है, हाँ इसमें एक है कि नेतन्याहू ने हेक्सागन अलायंस की बात की है मोदी पहुंचने के पहले। हाँ हाँ हेक्सागन मतलब 6 कोनी वाला हाँ सितारा, जो हाँ स्टार ऑफ डेविड है 6 पॉइंटेड। हाँ हाँ, तो बिल्कुल। नेतन्याहू एक हेक्सागन डिफेंस अलायंस खड़ा कर रहा है, हम्म। और उसने पहला मुल्क का नाम लिया इंडिया का। हाँ। फिर उसने नाम लिया, दूसरा कोने पे साइप्रस और ग्रीस है। हम्म। फिर उसने कुछ एशिया और अरब मुल्कों की बात की, उसके नाम नहीं आए, मगर हम्म। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स होगा, बहरीन होगा, अगर बहरीन जाता है तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, हम्म। तो द पॉइंट इज के फिर आई थिंक अफ्रीका में सोमालीलैंड है और इथियोपिया है। तो हम्म। ये छोटे मोटे देशों को लेकर वो कुछ कर रहा है, हम्म। मगर इंडिया बहुत बड़ा बकरा उनके हाथ में फंसा है। ओके, हाँ ये स्पष्ट था कि जब अमेरिका दूर होगा तो वो नेतन्याहू और किसी को ढूंढेगा उसको हलाल करने के लिए। यानी ओके, भारत को बलि का बकरा की तैयारी है। नेतन्याहू भारत को बलि का बकरा बनाने वाले हैं, ये मतलब ये हेक्सागन। पैरासाइट, ये जो होस्ट और पैरासाइट होता है ना, हाँ जिसे अमेरिका पे ये पैरासाइट लग गया था, हाँ और वो वायरस और पैरासाइट पूरा का पूरा अमेरिका को खा रहे थे। हाँ ओके, वैसे ही उसके बाद ये नया होस्ट ढूंढेगा ये वायरस। हाँ। वो यूक्रेन भी है, अर्जेंटीना भी है, इंडिया भी है, मगर हम्म। सबसे बड़ा जो ताकतवर है वो इंडिया है। ओके, सबसे बड़ा और यहाँ एक तरह से घुन लगने का काम हो गया इजराइल की शक्ल में। भारत को एक तरह से बलि का बकरा बनाने की तैयारी है। जैसे अब तक अमेरिका को इस्तेमाल किया उसने, ऐसे वो भारत को इस्तेमाल करना चाहता है। ये जी। और क्या नुकसान है मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। हमारा पूरा फॉरेन पॉलिसी डायरेक्शनलेस हो चुका है। हम्म। हम लोग की औकात अभी मल्टीपोलर वर्ल्ड की लीडरशिप, वो भी बहुत बड़ा शब्द यूज कर रहा हूँ, वैसे भी खत्म हो गया था हम्म। ना। ब्रिक्स की लीडरशिप हमारे साथ रहेगी, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग है, वहां भी हमारी कोई औकात नहीं रहेगी। हम्म। चाइना, रशिया और ईरान अभी लीडरशिप में है, और हम्म। अभी क्लियर कट ग्लोबल साउथ का लीडर चाइना बन चुका है। क्योंकि हम्म। इसराइल के साथ अभी जो भी अलाइन करेगा बहुत छोटी गली में जाके वो खड़ा होने वाला है। क्योंकि हाँ। दुनिया का कोई भी देश अभी इसराइल को ट्रस्ट करता नहीं है, नेतन्याहू को ट्रस्ट करता नहीं है, और मोदी को भी ट्रस्ट नहीं करता। हम्म। इंडिया को बर्दाश्त इसलिए करे क्योंकि इंडिया एक बड़ी डेमोक्रेसी मानी जाती है, बड़ा मार्केट है, मगर ऐसे ही हरकतें होगी तो फिर चाइना को आपने पूरा का पूरा साउथ एशिया भी दे दिया है, और अभी तो पूरी दुनिया ब्रिक्स, नॉन अलाइन मूवमेंट, जितने ग्लोबल साउथ के जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है, अभी चाइना, रशिया और ईरान की लीडरशिप में जा चुके हैं। मोदी ने भारत की लीडरशिप को खत्म कर दी। भारत की लीडरशिप को खत्म के कर साथ दिया आपने मोदी। रशिया को बिट्रे किया है, रशिया को बिट्रे किया, आप तेल लेने के लिए तभी आपकी औकात नहीं रही ट्रम्प के प्रेशर में। ईरान के साथ आपने तेल वैसे ही बंद कर दिया। चाबार पोर्ट जो हमारे फायदा का है वो भी आप नहीं ले पा रहे हैं। चाबार पोर्ट से आपको पूरा अफगानिस्तान का रूट मिलता है, ईरान के से पूरा सेंट्रल एशिया का रूट मिलता है, और जो पूरा मॉस्को, ईरान और इंडिया का जो पूरा रोड लिंक बनने वाला है, उसमें भी अभी तुम्हारा रोल नहीं रहेगा। तो ये, और मोदी को लगा रहे आईमेक में, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, जो बॉम्बे टू हाइफा वाला जो पोर्ट है, उसमें मोदी को लगा रहे। मगर इसके पहले जो एक अरब लीग की समिट दिल्ली में बुलाई गई थी, क्योंकि जाने के पहले बैलेंस करने के लिए मोदी ने एक अरब लीग की 22 देशों की समिट बुलाई थी। तो उसमें एक तो भड़के थे कि भाई यूएई उसको चेयर कर रहा था, तो बाकी अरब देश बहुत भड़के थे, क्योंकि यूएई को भी सब अरब देश कॉर्नर करके उसको किनारे करने वाले हैं, और करना चाहिए, वो बहुत खतरनाक देश है। और इजिप्ट ने बोला कि हाइफा जाने की जरूरत नहीं है, जो इजिप्ट का पोर्ट है सुएज कनाल पे, वहां वो आईमेक एंड करना चाहिए। तो भी अरब देश भी पुशबैक हो रहा है। और एक जो बात खतरनाक नेतन्याहू ने बोली कि ये जो अलायंस हम लोग हेक्सागन अलायंस बना रहा है, वो सुन्नी और शिया रेडिकलिज्म और सुन्नी रेडिकलिज्म के खिलाफ। तो नेतन्याहू ने इतना मोर्चा लगा दिया शिया सुन्नी को बांटने में, जब वो कर नहीं पाया, क्योंकि इसमें ईरान ने बहुत ही विजनरी रोल प्ले किया है। उसने यूनिटी की बात की कि पूरे इलाके को फ्रीडम करने की बात है, तो आज सुन्नी और शिया साथ में आ गए, और नेतन्याहू ने वो भी काम कर दिया।
बिल्कुल बिल्कुल ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मोर्चे पे नेतन्याहू टोटली हार चुका है और मोदी जी इस देश में इतने वीक हो चुके हैं। और उसने जो मूर्ख वाली जो स्टेटमेंट दे दी, इजराइल फादरलैंड है, हम मदरलैंड है, अरे कौन ये भाषा बोलता है यार? क्या मजाक जी बना जी। लिया देश को ये लोग। अरे साहब ये ओके, बता दिया कि जिस दिन इसराइल बना था उसी दिन मैं पैदा हुआ था। साहब क्या बात कर रहे हो? ये ये भारत 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 ने जब इसराइल को रिकॉग्नाइज किया था उसी दिन मैं पैदा हुआ था। मेरे डेट ऑफ बर्थ वही है। जी 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 जी। वो बराबर है। क्या किस किस तरह से अपने आप को जोड़ते हैं, वो ऐसा लगता है कोई जो कवि जो इनके पीछे कोई बैठा हुआ है लिख करके देता है वो भी तुक्के ठीक नहीं लगा पा रहा, ऐसा लग रहा है। अच्छा अब मैं चलना चाहता हूं, ईरान और अमेरिका की बातचीत। ये जो कल बातचीत हुई, तीसरा दौर हुआ, उसमें जो चीजें सामने आई हैं वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बहुत ही पॉजिटिव रास्ते पर जा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बन रही है। और दो चीजें सामने आ रही हैं। एक तो ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा, वो पहले से ही कहता है हम नहीं बनाएंगे। उसके साथ एक और पॉइंट सहमति बन रही है कि ये जो एग्रीमेंट होगा इसकी टाइम लिमिट नहीं होगी, जैसे पहले वाले की 10 साल थी, तो वो हमेशा के लिए इंडेफिनिट होगी। अभी जो बातचीत हुई है उसे आप कैसे देख रहे हैं? बीच बीच में कहीं कहीं से इसको गड़बड़ करने के लिए भी बयानात आ रहे हैं इस बीच में, क्या लगता है आपको? बहुत फनी है एक्चुअली। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो वो इब्राहिम सॉरी जेरल फोर्ड कैरियर है, उसके जो सेलर है उन्होंने टॉयलेट को बर्बाद कर डाला है। 90% टॉयलेट चल नहीं रही है क्योंकि वो जो सेलर है उनको जंग लड़नी नहीं है, मतलब एक बगावत हो चुकी है, सेना में बगावत हो गई। हाँ, ठीक है, टॉप जनरल्स ये जंग के फेवर में नहीं है, ये उसका खतरा समझते हैं। ईरान का छोटा मोटा देश नहीं कि आपने जाके वहां किसी को अगवा कर लिया या 2-4 दिन बॉम्बिंग करके देश को बर्बाद, वो नहीं होने वाला इधर। तो मिलिट्री बहुत स्पष्ट है कि ये जंग हम लोग जीतने वाले नहीं है। दूसरी जो बात हो गई है कि जैसे टका कार्लसन है, जनरल्स है, दूसरे लोगों ने इतना प्रेशर डाला ट्रंप पे और ट्रंप को ये समझाया भाई एक काम करो, तुम इजराइल को बोलो तुम पहले हमला करो, फिर मैं तुमको आने को बचाने के लिए आ रहा हूँ। क्योंकि इजराइल पहले दिन से बोल रहा है नेतन्याहू कि ये जंग तो ये ईरान और अमेरिका के बीच की, मेरा कुछ लेना देना नहीं है। ओके, अगर ईरान मेरे पे हमला करेगा तो मैं जवाब दूंगा। अभी ट्रंप बोल रहा है कि भाई देखो मेरे लिए हमला करना बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि यहाँ 70 से 80% टका लोग अमेरिका के जंग के विरोध में हैं। तो बोला ये जंग से हमारा क्या लेना देना भाई। ओके, ईरान से कौन सा खतरा है? और ये भी बोल रहे कि तुम आज अग्रीमेंट की बात करो, ये तो ओबामा के साथ अग्रीमेंट हो गई थी, तुमने खारिज कर दी, अभी तुम बोलो अग्रीमेंट करो। ठीक है, और ईरान के पास कोई न्यूक्लियर बम नहीं है, वो बोल भी रहे लगातार, तो तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक है, तो अभी ये बात चल रही कि भाई तू पहले मार, यहां तक बातें अटक चुकी है। हाँ, बहुत ही मजाक ये तकरीबन ऐसा है जैसे चिड़ियाघर में बच्चे जाते हैं ना देखने के लिए, और वहां वो शेर है पिंजरे में, और बच्चे कहते हैं तू मार पहले कंकर, और वो डरे रहते हैं कि कभी हमें खा ना जाए। तो तकरीबन ऐसी कुछ हालत नजर आ रही है। और अभी भी क्या क्या आपको लगता है ईरान की जो बढ़ती हुई ताकत है, जिसमें ये सद तक कहना कि हम अगर हम पर हमला हुआ तो हम एक बटन दबा करके एक बार में 2000 मिसाइल मारेंगे इजराइल पर और अमेरिकी बेसिस पर, तो क्या आपको लगता है कि ईरान की इस बढ़ती हुई ताकत के सामने ट्रंप साहब मजबूर होकर के बातचीत करने पर आए हैं? हद ये हो रही है कि कहा यह जा रहा है ईरान हमारी धमकियों को सीरियस ले, अब वो सीरियस लेता नहीं। और ये कहते हैं कि साहब विटकॉफ कहते हैं कि मेरी बात हुई थी सुबह ट्रंप से, वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड लगते हैं कि आखिर ईरान हमारे पास क्यों नहीं आ रहा ये कहने के लिए कि हम हथियार नहीं बनाएंगे। तो इस तरह की जो चीजें आई हैं, इसका मतलब बढ़ती हुई ईरान की ताकत के सामने ये झुक रहे हैं ना? जी, पहली बात है कि विटकॉफ और जैरेड कुशनर कोई डिप्लोमेट्स है नहीं, ना उनको कोई न्यूक्लियर एग्रीमेंट की कोई समझ है। वो लेवल के एक्सपर्ट्स बैठे नहीं अमेरिका के सामने, और अराक्ची वगैरह बहुत एडवांस लोग हैं। तो ये टीम जो हो रहा है वो बेचारा इक्वल वॉर नहीं हो रहा है, ना टेबल पे ना बाहर। दूसरी जो बात है कि अमेरिका के अंदर रो खन्ना जो डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर है, और मैं तो मानता हूँ वो बहुत बड़े नेशनल फिगर बनने वाले हैं, क्योंकि एप्स्टीन फाइल को ओपन करने में रो खन्ना और थॉमस मैसी जो रिपब्लिकन पार्टी के, दोनों नेशनल फिगर्स बन रहे और दोनों एंटी इजराइल है। ओके, और दोनों ने अभी कांग्रेस में रेजोल्यूशन मूव करने की बात की है कि जब तक कांग्रेस नहीं सैंक्शन करता ट्रंप कोई हमला नहीं कर सकता ईरान पे। तुम ऐसे ही कोई वॉर जाके चालू करो, एक आदमी तय करेगा, ये नहीं होने वाला।
तो उसको काउंटर करने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी में भी लॉबी है, जो प्रो इजराइल लॉबी है, जो कोशिश करी कि ये रेजोल्यूशन कांग्रेस तक ना पहुंचे। ये आप सोचो क्या हाल चल रहे हैं, और खुलकर ये सब बातें हो रही है। मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी में भी सिविल वॉर चालू हो गई है प्रो और एंटी इजराइल लाइन को लेकर, और रिपब्लिकन पार्टी में भी चालू हो गई है। ओके, इसलिए टकर कार्लसन का बोलना है आप अमेरिका के पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत गहराई से, लीडर्स के नाम, पब्लिक मूड, सर्वेज, ये सारी चीजें आपके सामने रहती हैं। तो क्या आपको लगता है, आपने ये रो खन्ना और एक और नाम आपने लिया कि ये बड़े फिगर बनने वाले, तो क्या जो सरप्राइज न्यूयॉर्क में हमें मिला जोरान ममदानी की शक्ल में, क्या ऐसा कोई सरप्राइज प्रेसिडेंट के तौर पर भी आ सकता है अमेरिका में? क्या आपको ऐसा लगता है? डेफिनेटली आप 2-3 अभी बैटल्स देखो। टेक्सास में जेम्स टेलारिको करके एक डेमोक्रेट है, स्कूल टीचर था और क्रिश्चियन बिलीवर भी है, मगर वो डेमोक्रेट की लीडर है। आज सेनेट की जो लड़ाई होने वाली है, प्राइमरी हो रही है, तो जेम्स टेलारिको डेमोक्रेटिक लीडर बनेंगे, कैंडिडेट बनेंगे, और वो हरा देंगे टेक्सास में ट्रम्प बैक कैंडिडेट को। टेक्सास में जो सबसे रेड बिब्लिकल स्टेट है, आप सोचो क्या हो रहा है। बिल्कुल, तो जेम्स टेलारिको भी वहां से बढ़ रहा है नेशनल लेवल पे, और उसको सुनने के लिए हजारों लोग आ रहे हैं। ठीक है। दूसरा जो मैं लगातार नाम ले रहा हूँ, थॉमस मैसी का, जिसने पूरी की पूरी रिपब्लिकन पार्टी को चुनौती दे दी है कि ये इजराइल वाला पॉलिसी से हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। अमेरिका फर्स्ट और अमेरिका ओनली की बात, वो मागा खत्म हो गया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का कोई बात भी नहीं कर रहा है। क्योंकि जो ट्रम्प मेक अमेरिका ग्रेट कि मैं को वॉर नहीं करूंगा, रेजिम चेंज नहीं करूंगा, वो सब कुछ कर रहा है जो उसने मना किया था। सब कुछ झूठ बोला है। एप्स्टीन फाइल को उजागर करूंगा, पूरा ढकने का काम भी वही कर रहा है। तो ट्रम्प तो खत्म हो गया है। ओके, और ये मिड टर्म में तो और भी खत्म हो जाएगा। तो थॉमस मैसी यहां से खड़ा हो रहा है, क्योंकि एक अमेरिका में सिस्टम अलग है कि टिकट बंद कमरों में नहीं बढ़ती, वहां प्राइमरी होते हैं। जितने कैंडिडेट्स को चाहिए टिकट, उनका पब्लिक डिबेट होता है, और पार्टी का कार्डर या ओपन पब्लिक भी आके वोट करती है। तब डिसाइड होता है कि कैंडिडेट कौन होगा इलेक्शन लड़ने वाला। ठीक है, ये बहुत पॉजिटिव बात है। यहाँ अपने देश में वो भी लाना चाहिए कि बंद कमरों में 1-1 करोड़ 5-5 करोड़ में टिकटें बढ़ती है, और बाद में ऐसे वैसे कैंडिडेट आ जाते हैं। तो भाई तुम्हारी पॉलिसी क्या है, पार्टी तुमको टिकट क्या क्यों दे, वो एक्चुअली ओपन पब्लिक में ये इलेक्शन होने चाहिए। हर स्तर पे इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन होने चाहिए। डेमोक्रेटिक पार्टी से रो खन्ना तो सामने आ चुके हैं, अलेक्जेंडर ओकेसिया कोर्टेज भी है, जोरान ममदानी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ही कांट फाइट फॉर द प्रेसिडेंट इलेक्शन, मगर वाइस प्रेसिडेंट का तो बन ही सकता है। पता नहीं क्या होने वाला है। तो जो प्रोग्रेसिव एंटी इजराइल लॉबी है, वो भी हावी होते जा रही है। और उसका एक छोटा उदाहरण दे दूं कि कैलिफोर्निया के जो गवर्नर है गैविन न्यूसम, जो एपैक का फंड लेते हैं, अभी उसने बोला कि मैं एपैक का फंड मैंने कभी लिया नहीं है और मैं कभी लेने वाला नहीं हूँ। तो गैविन न्यूसम को भी टर्न करना पड़ा, क्योंकि ये सब प्रो इजराइल लॉबी से फंसे पड़े लोग हैं। मगर अभी अगर आपको जीतना है तो गैविन न्यूसम, जो अभी नंबर 1 नाम आ चुका है ट्रम्प के सामने, क्योंकि कैलिफोर्निया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, $4 ट्रिलियन की तो इकोनॉमी है वो। ओके, और उसका गवर्नर ने बराबर से लाइमलाइट में आने के काम कर दिया, तो ट्रम्प के सामने अभी उसका नाम आ रहा है। ओके, सॉरी, जेडी वैंस के सामने। मगर न्यूसम भी नहीं बचेगा, मेरा मानना है कि जैसे जैसे हम लोग आएंगे नवंबर के करीब और ये पूरा एंटी इजराइल एजेंडा खुलेगा, तो वही एजेंडा, वही कैंडिडेट आगे आएगा जो एंटी इजराइल लाइन लेता है, गाजा में जेनोसाइड हुआ बोलता है, एपैक का फंड का विरोध करता है, या कोई भी इजरायली फंड, क्योंकि बहुत सारी जगह से इजरायली फंड आते रहते हैं। वही कैंडिडेट आगे आएगा। इसलिए टकर कार्लसन बोल रहा है ये आखिरी प्रेसिडेंट है, इसके बाद ऐसा कोई अध्यक्ष आपको मिलने नहीं वाला जो इजराइल के बोलने पे जंग बंद करेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। सईद नकवी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, वो एक बात नतीजे के तौर पर कहते हैं, कई बार उन्होंने कही हमारे चैनल पर, कि जब तक अमेरिका को इजराइल की जरूरत रहेगी तब तक इजराइल को सपोर्ट अमेरिका की रहेगी। जिस दिन जरूरत खत्म हो जाएगी उस दिन वो सपोर्ट बंद कर देगा। सीधा सीधा ये आ रहा है। ये भी बोलना गलत है। हाँ, पॉइंट इसको, अमेरिका को कभी इजराइल की जरूरत ही नहीं। बहुत सारे अमेरिका के एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि लोग बोलते हैं कि हमारा खाली एक ही दोस्त है इजराइल वो इलाके में। हाँ, तो भाई इजराइल के साथ दोस्ती इसलिए बाकी हमारे दुश्मन हो गए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्योंकि आराम से आप सऊदी जॉर्डन को ये आराम से हैंडल कर, इजराइल की क्या जरूरत थी भाई उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। इजराइल के होने के कारण, आज इजराइल के कारण अमेरिका ये पूरे इलाके में हेटेड है।
और इसराइल के कारण पूरे दुनिया में अमेरिका हेटेड है, और आज इसराइल के कारण $8 ट्रिलियन का खर्चा ये मूर्ख सरकारों ने कर लिया है अमेरिका ने। ओके, तो पॉइंट हम लोग लगातार बोलते रहे, ये जो इंपीरियलिज्म वाला सवाल है, एक्चुअली कौन किसको चला रहा है, हमारा लगातार बोलता रहा कि चलाने वाला इसराइल अमेरिका को, अमेरिका इसराइल को नहीं चलाता। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये तो कई बार सामने आया। विटकॉफ ने तो इस हद तक कहा कि ट्रंप पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट भी है, मिनिस्टर भी है। विटकॉफ ने बाकायदा ये कहा था। अच्छा, अब मैं जो समझना चाह रहा हूं, जो कुछ आपने अब तक बताया, वक्त हमारे पास कम रह गया है, इसका नतीजा जो आ रहा है सामने वो ये कि नवंबर में जो इलेक्शन होगा, कांग्रेस का मिड टर्म इलेक्शन, उससे पहले का वक्त है ट्रंप के पास, अगर ईरान के खिलाफ जंग छेड़ना चाहें। अब यहां बात हो रही है जेनेवा में, वियना में। देखिए, उसको वो जानता है कि जंग छिड़ी तो वो तो गया काम से। जी, तो वो तो लेट उसके अभी की बात थी। हाँ, जून में फीफा वर्ल्ड कप है, तो उस दौरान भी वो जंग का मामला, उसको 1-2 महीने में उसको कुछ करना था, मगर ईरान ने बोला 1-2 महीने का मामला नहीं है भाई, मेरे पास हथियार 4 साल के, आना है तो आ जाओ। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं लगातार बोल रहा हूँ, इस बार चाइना और रशिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है ईरान के साथ। ईरान अकेला नहीं है, और ईरान के साथ यमन की सरकार है, इराक की सरकार है। बिल्कुल हिजबुल्लाह ने कहा कि मैं पूरा एक्टिव हो जाऊंगा। ओके, मेरा मानना है कि इस बार हुआ कि इराक की सेना भी वहां जॉर्डन और सीरिया की बॉर्डर तक पहुंच गई है। क्योंकि आप समझ लीजिए कि अमेरिका जो नॉर्थ ईस्ट सीरिया से बाहर निकली है, वो चाहते हैं कि आईसिस और अलकायदा को इराक में भेजा जाए। कुछ कुर्दिश फोर्सेस को भी तैयार किया जा रहा है, वो निपट लेंगे, उनको तो कोई बड़ी बात नहीं है। और वहां बलूची जो फोर्स है उनको भी तैयार किया जा रहा है, मगर ये कोई बड़ा मामला नहीं है। मगर आईसिस और अलकायदा को सीरिया से इराक में उतारने की बात है। ओके, तो मगर इराक ने जो तैयारी करके रखी है, स्पेशली ऑन द वॉर फ्रंट, ओके, जहाँ उसके ड्रोन, उसके मिसाइल्स, उसके सबमरीन्स, उसके स्पीड बोट्स, अमेरिका की ये जो डिस्ट्रॉयर और एयरक्राफ्ट कैरियर आई ना, ध्वस्त हो जाएगी, और अमेरिका सुपर पावर से पावर की औकात में नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो जाएगा मामला। वो जो आपने जेराल्ड फोर्ड पर बताया कि वहां लोगों ने, फौजियों ने स्टफ वो कर दिए, उनके टॉयलेट्स वगैरह बंद कर दिए। मैंने एक वीडियो देखी है खातून सोल्जर की, वो कहती है हमें 10-11 महीने हो गए, हम फैमिली से नहीं मिल सके, हम कब तक क्या करेंगे। यानी एक तरह से रिवोल्ट है अंदर। और ये एक उनका प्रोटेस्ट करने का तरीका है कि टॉयलेट्स को स्टक कर दो, बंद कर दो, तो ये मजबूरन किसी किनारे पर जाकर के खड़ा होगा और हम यहां से जान छूट करके जाएंगे। तो ये इस तरह से जब अमेरिकी फौजियों का हाल ये है, और इजराइल में फौजियों का ये बुरा हाल है कि दिमाग खराब हो रहे हैं, लोगों के इलाज हो रहे हैं, उनको ट्रॉमेटिक इलाज हो रहे हैं, तो जंग की हालत तो कहीं भी तैयारी उस तरफ नहीं है, और ईरान पूरी मजबूती से कर रहा है। तो फिर नतीजे के तौर पर ईरान की ताकत के सामने अमेरिका झुक रहा है बातचीत करने के लिए। अब वो मिसाइल वाली बात भी हट गई, और प्रॉक्सीज को भी वो सारी चीजें हट गई। देखिए, ईरान का जो टारगेट है कि सैंक्शंस हटे, ईरान इतनी बड़ी महाशक्ति बन जाएगा एक बार सैंक्शन हटने के बाद। उसका पोटेंशियल, उसके रिसोर्सेज, दुनिया का सबसे ज्यादा गैस उधर है, तेल तो है ही, और बाकी के भी इंटरनल रिसोर्सेज बहुत है, उनका ह्यूमन पावर, ब्रेन पावर भी बहुत है। ओके, अगर सैंक्शन हट गए तो 2-5 साल में तो ईरान कहाँ 2-5 बड़ी इकोनॉमीज पे निकल जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इजराइल और थोड़ा सा हमारे पास वक्त कम रह गया, 1-1.5 मिनट में अगर आप पूरी सिचुएशन को समराइज कर दें तो आखिर में लोगों को समझने में जरा और आसानी हो जाएगी। पहला तो मुझे बोलना है कि मोदी जी को ये पता होना चाहिए था कि जेनोसाइड किया है, बोलना चाहिए था, वो बोलेगा नहीं। और बेसिकली जो हमास के बारे में उसने नेगेटिव बातें बोली, और मुंबई 26/11 के साथ उसने कंपेयर किया। रवीश ने बोला कि तुमने ना पहलगाम की बात की, ना पुलवामा की बात की, ना उरी की बात की, या तुमने एक्शन लिया है, तुमने खाली मुंबई की बात की। भाई क्या मामला है? ओके, वो भी ढक रहे हैं मोदी जी। दूसरा कि दुनिया को पता है कि 7 अक्टूबर को एक्चुअली क्या हुआ, इसलिए नेतन्याहू उसका दोस्त 7 अक्टूबर को इंक्वायरी कमीशन डालने के लिए तैयार नहीं है। उससे भी पूरी बातें खुल जाती। मोदी जी को इतना, दुनिया को पता है, मोदी जी को पता नहीं, या समझ रहे कि मोदी मीडिया दुनिया की है। ओके, एक वो बात। मोदी जी ने जाके अपनी
जो छवि है दुनिया में और भी कम कर दी है। और पूरी की पूरी राजनीतिक दल और सोशल मूवमेंट्स में इतना देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे जो मोदी जी पे अटैक चल रहा है, ओके, कि उसने अपनी जो बची कुची औकात है वो भी लगातार खत्म होती जा रही है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में फंसा है, ट्रम्प के हाथों में फंसा है, ये सबको समझ में बात आ रही है। ये लाचारी में ये लाचारी में गया। ओके, आखिरी बात कि ईरान ने अपने आप को प्रूव कर दिया है, और ये जो चाइना रशिया ईरान का एक्सिस है और जो रेजिस्टेंस एक्सिस इस रीजन का, वो अभी दुनिया का मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाएगा। अमेरिका की जब एम्पायर डिक्लाइन होती है तो वो अपनी चाकू छुरी बम बारूद लेकर निकलता है कि भाई बचा लो मेरे पास जो भी बचता है, मगर वो होने नहीं वाला। ठीक है, तो पॉइंट इस के ईरान एक चट्टान है और चाइना वो चट्टान के साथ खड़ा है। चाइना दुनिया का नंबर 1 इकोनॉमिक पावर है, मैन्युफैक्चरिंग पावर है, इंडस्ट्रियल पावर है, अमेरिका नहीं है। तो ये जो पूरा रशिया और ईरान के पास इतना तेल है, चाइना की मां काम हो जाता है। ओके, और अभी वो सुन्नी और शिया साथ में आ रहे हैं नेतन्याहू के बोलने पे कि शिया रेडिकल और सुन्नी रेडिकल हमारे लिए खतरा है, तो थैंक यू नेतन्याहू फॉर यूनाइटिंग द मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल ओके, बिल्कुल। तो ये तकरीबन ऐसा ही हुआ जैसे ईरान यूनाइटेड हो गया इस 12 दिन की जंग में। ये चाह रहे थे कि बिखर जाएगा, लेकिन वहां और इत्तेहाद हो गया। इसी तरह से सुन्नी शिया इत्तेहाद की भी जो अब मुझे याद है ज़ियाद अल-नख़ाला की और अयतुल्लाह ख़ामेनी की मुलाकात में ज़ियाद अल-नख़ाला ने कहा था कि गाज़ा जो के जमाने की जदीद जमाने की करबला है और इमाम हुसैन की शहादत ही जो है मुसलमानों के मुत्तहिद होने का बेहतरीन फोकल पॉइंट है। तो वो चीजें बनेंगी, ऐसे हालात बन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज मीठी बोरवाला साहब। आपने कई चीजें, अमेरिका की पॉलिसी, अमेरिका में बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है, उसका आपने इशारा दिया। हमें उम्मीद है कि अच्छी तब्दीली आए, दुनिया में बेगुनाह लोग ना मारे जाएं, कत्ल गारतगरी ना हो, जंगे ना हो, ताकि दुनिया सुकून से जिंदगी गुजार सके। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।